जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय नौसेना की नई वॉरशिप F-35 से लेकर J-35 हर तरह के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी कर सकती है डिस्ट्रॉय। यूके का F-35B अभी भी भारत में कब भरेगा उड़ान कंफर्म नहीं। रशिया ने भारत को ऑफर करी एडवांस लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल। टर्की के खिलाफ किसी भी संभावित कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल करने के लिए ग्रीस के लिए भारत की निर्भय मिसाइल का ऑफर। और इस महीने इंडियन आर्मी को रिसीव होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच। तो जैसा कि कल 1 जुलाई को भारतीय नौसेना को उनकी लेटेस्ट वॉरशिप INS तमाल रशिया में हैंडओवर की गई थी। और अब जो INS तमाल है वो व्यापक रूप से अपने सी और हार्बर ट्रायल्स को कंप्लीट करने के बाद अपने होम पोर्ट कारवार जल्द ही पहुंचेगी। लेकिन इस वॉरशिप को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं। जैसे कि INS तमाल जो कि एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, तो ये S-500 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की डिटेक्शन रेंज से भी बियॉन्ड ऑपरेट करने में सक्षम है। टेस्ट के दौरान इस वॉरशिप से कई सारे रशियन ओरिजिन के वेपन्स को फायर किया गया था, जिनमें शटल 1 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, टॉर्पेडोज और नेवल गन्स मुख्य रूप से शामिल हैं। इसका जो इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें इंडियन और रशियन तो दोनों टेक्नोलॉजीज का ब्लेंड इस्तेमाल किया गया है, जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए इस वॉरशिप के वेपन्स और सेंसर्स को एक साथ काम करना अलाउ करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां एक तरफ भारतीय वायुसेना अभी भी अपने एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट को प्राप्त करने से काफी वर्ष दूर है, तो उससे पहले भारतीय नौसेना ने अपनी स्टेल्थ वॉरशिप को प्राप्त कर लिया है। और ये जो वॉरशिप है ये F-35, Su-57 और चीन के J-35A जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी टैकल करने में पूरी तरह से सक्षम है। और हाँ, F-35 से याद आया, 18 दिन हो चुके हैं और यूके रॉयल नेवी का F-35B अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। और अब तो केरला टूरिज्म ने भी इस मौके का बड़ा बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाया, जिसमें उन्होंने एक पोस्ट करी है F-35B के बिहाफ में कि केरला इतनी कमाल की जगह है कि मैं भी अब इसको छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि अब यूके के इस F-35B को केवल एक ही इंसान है जो सही कर सकता है, कोई और नहीं बल्कि वन एंड ओनली अवार्ड अंशुमान। और अब जो इनको नहीं जानता है तो उनको हम कहेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और आज ही जुड़िए। ग्रीक मीडिया के मुताबिक भारत की तरफ से ग्रीस को निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का ऑफर दिया गया है। और निर्भय मिसाइल का जो वेरिएंट ऑफर किया गया है वो LRLACM के नाम से जाना जाता है, यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है। भारत की जो निर्भय मिसाइल है वो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों ही तरह के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। और ये मिसाइल भारत के अपकमिंग रॉकेट फोर्स का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगी। और इस मिसाइल की कैपेबिलिटी के साथ जो ग्रीस है वो टर्की के साथ किसी भी तरह के संभावित कॉन्फ्लिक्ट में उनके एयर बेसिस, उनके रडार्स, उनके डिफेंस सिस्टम्स तो उनको तबाह कर सकता है। और वहीं इसके अलावा एक अन्य मीडिया रिपोर्ट ये देखने को मिली है कि रशिया ने ऑफिशियली भारत को अपनी लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल R-37M ऑफर करी है, और जो कि भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले Su-30 MKI फाइटर्स के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो R-37M है तो वो रशिया की R-37 मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन है, और इसकी जो मारक क्षमता है वो 200 किलोमीटर तक है। और ये मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार से ट्रैवल करने में सक्षम है, लगभग मैक 6। और इसे खास तौर पर बनाया गया है दुश्मन के टैंकर्स, हेवॉक्स एयरक्राफ्ट और उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये मिसाइल अपने साथ 60 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल या फिर थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी करने में सक्षम है। मंगलवार को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और उनके US काउंटरपार्ट के बीच हुई बातचीत में तेजस मार्क 1 की जेट इंजन की अर्ली डिलीवरी, तेजस मार्क 2 के जेट इंजन वाली जो डील है तो उसको जल्द से जल्द अंतिम रूप देना, और आर्मी के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी तो उनको भी समय पर पूरा करने के लिए डिस्कशन किया गया है। और इसके साथ ही दोनों देशों के लीडर्स ने डिफेंस सेक्टर में भारत और अमेरिका के लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन को भी डिस्कस किया है। और दोनों लीडर्स इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे सभी तरह के डोमेन में अपनी इस पार्टनरशिप को और तेज करेंगे, चाहे वो इंटरऑपरेबिलिटी हो, डिफेंस इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स का इंटीग्रेशन हो, लॉजिस्टिक शेयरिंग हो, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को बढ़ाना हो, या फिर अदर लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ कोऑपरेशन करना हो। और ये डिस्कशन एक ऐसे समय पर हुआ है जब अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें क्लेम किया गया था कि तेजस मार्क 1 के लिए जो जेट इंजन की सप्लाई है तो उसमें एक बार फिर से देरी होने की पूरी संभावना है। और जनरल इलेक्ट्रिक जिसने कहा था कि वो इस वर्ष दिसंबर तक 12 जेट इंजन दे देंगे, तो अब वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर ऐसा होता है तो तेजस मार्क 1 की डिलीवरी एक बार फिर से डिले होगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में DRDO ने अपने कॉम्पैक्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम के फील्ड ट्रायल्स कंडक्ट किए थे, और इन ट्रायल्स को उत्तराखंड के जोशीमठ वाले एरिया में कंडक्ट किया गया था। इंडिया टुडे की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 15 महीने से भी अधिक की डिले के बाद, मल्टीपल डेडलाइंस को मिस करने के बाद, अब जो भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के पहले बैच की डिलीवरी है वो इसी महीने की जाएगी।
और जिसके बाद ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स है ये वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ डिप्लॉय किए जाएंगे। और ओरिजिनल प्लान के मुताबिक टोटल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना को मिलेंगे, जिन्हें 3 बैचेस में डिलीवर किया जाएगा। और जबकि इंडियन आर्मी अपने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की जो पहली स्क्वाड्रन है उसे ऑलरेडी पिछले साल ही रेस कर चुकी है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि अभी हाल ही में CNN न्यूज़ 18 के डिफेंस टाउन हॉल इवेंट को संबोधित करते हुए चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप एम्बर विंग्स के मिलिट्री टेक एडवाइजर मेजर जनरल रिटायर्ड M इंद्रवालन ने इस बात पर जोर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट किया था, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजीज के मामले में हम अभी भी विदेशी सिस्टम्स पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं। और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो अधिकतर ड्रोन्स डिप्लॉय किए गए थे वो भारत में असेंबल्ड हुए हैं, भारत में मैन्युफैक्चर हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है। और कुछ डीप टेक्नोलॉजी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, तो उसके लिए अभी भी हम विदेशी सिस्टम्स पर ही निर्भर हैं, जिनका पूरी तरह से स्वदेशीकरण अभी भी नहीं हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो कुछ क्रिटिकल गैप्स है तो उनको भी एक्सपोज किया है। ड्रोन के अपने एरोडायनेमिक्स होते हैं, अपना एयरफ्रेम होता है, अपने प्रोपेलर्स होते हैं, लेकिन ड्रोन का जो मेन पॉइंट है वो है इसका ब्रेन, ऑटो पायलट और कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, टेलीमेट्री। और ये वो चीज़ें हैं जिनका एहसास हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था और हमें इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजीज़ को मैच करने के मामले में हमारी जो एबिलिटी है वो अभी भी काफ़ी पीछे है और इसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें हासिल करना है। और उन्होंने इस बात को लेकर वार्न किया है कि अगर हम नेविगेशन, ट्रांसमिशन सिस्टम्स तो इनके लिए विदेशी कंपनियों पर ही निर्भर रहते हैं, तो इससे भारत के जो ड्रोन्स हैं वो स्पूफिंग, जैमिंग, साइबर अटैक्स, तो इन सभी के खतरों में बने रहते हैं। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव चंद्रशेखर की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड है तो वो DRDO के डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर लाई जाएगी। और उन्होंने ये बात स्पष्ट इसलिए करी है क्योंकि कुछ सप्ताह पहले रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम को उसकी पेरेंट कंपनी से अलग करने से संबंधित चिंताएं रखी गई थी। मंत्रालय ने उनको इस बात का पूरा आश्वासन दिया है कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम है तो उसे DRDO के ही डायरेक्ट कंट्रोल में लाया जाएगा, जिस वजह से इस कंपनी की जो एम्प्लॉयज़ है वो भारत सरकार के ही डायरेक्टली अंडर रहेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पहलगाम वाले हमले के बाद जो भारत ने कई सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया था, तो उनमें से जो अधिकतर चैनल्स हैं अब वो अनब्लॉक हो चुके हैं और जबकि कुछ पाकिस्तानी एक्स हैंडल्स भी भारत में अनब्लॉक किए गए हैं। और फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि भारत में जो ये पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स अनब्लॉक हुए हैं और उनके ऊपर से जो बैन हटा है तो क्या इसे भारत सरकार के द्वारा अनब्लॉक किया गया है या फिर ये यूट्यूब का ही अपनी कुछ पॉलिसी है। बाकी कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स थे तो वो भारत में फिर से विजिबल हो गए हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 14th दलाई लामा की तरफ से कहा गया है कि उनके रीइंकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म का जो फैसला है तो वो गादेन फोर्डरंग फाउंडेशन द्वारा ही लिया जाएगा। और दलाई लामा का स्पष्ट रूप से कहना है कि इसमें वे इनके अलावा किसी और का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे, यानी कि दलाई लामा के रीइंकारनेशन में चीन की भूमिका को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। और जबकि दलाई लामा के इस अनाउंसमेंट के बाद चीन का रिएक्शन देखने को मिला है, जिसमें चीन का यह कहना है कि अगले दलाई लामा का रीइंकारनेशन चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अप्रूव किया जाएगा और अगले दलाई लामा कौन रहेंगे तो उनका आइडेंटिफिकेशन भी चीन में ही होगा। बाकी आप सभी जानते होंगे कि चीन किस तरह से बहुत लंबे समय से तिब्बत के कल्चर को बर्बाद करते आया है और जबकि 6 जुलाई को दलाई लामा की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी भी है और इस बार उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में US गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी मौजूद रहेंगे और दलाई लामा 6 जुलाई को ही अपने रीइंकारनेशन की घोषणा कर सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर CB द्विवेदी वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है, चीन ने कौन से वर्ष में तिब्बत पर आक्रमण किया था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।